नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, पहले सुनाते हैं आपको। शुरुआत कर रहा हूं। मुझे भरोसा है कि राम सेतु के इस कार्य में या जनहित के इस कार्य में या राष्ट्र हित के इस कार्य में जितनी भी मेरी जिम्मेवारी होगी, मेरी जितनी जिम्मेवारी तय की जाएगी, उस हिसाब से। चलिए, तो गुजरात कांग्रेस के नेता रखे हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल होंगे। वो सुबह 11 बजे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। वहीं पार्टी में शामिल होने से पहले आज सुबह हार्दिक पटेल ने घर में ही पूजा पाठ किया। हार्दिक पटेल सुबह 11 बजे बीजेपी के ऑफिस कमलम पहुंचेंगे और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बीजेपी कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल हार्दिक पटेल को सदस्यता दिलाएंगे और इसके साथ ही हार्दिक पटेल के सियासी जीवन का नया अध्याय भी शुरू हो जाएगा। पूरा गांव किसी हवन में ओम के नाद से जब स्वाहा करता हो तो कहीं ना कहीं हमें उस स्वाहा में बैठना चाहिए। और मुझे भी ये लगता है कि देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं, तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, मेरा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में आपकी तरह सोचने वाले और कोई लोग हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे? मिलेगा तो कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस में आपने, बीजेपी में आपको वो स्थान मिलेगा? देखिए, स्थान की चिंता कमजोर लोग करते हैं, मजबूत लोग कभी स्थान की चिंता नहीं करते। और मुझे भरोसा है कि जहां काम करने की जगह मिलती है वहां मजबूत और कमजोर के बीच में ये फैसला तय या फासला तय नहीं किया जा सकता। हम मजबूत है या कमजोर, वो तो आप लोगों के आने से हमें पता चल गया है। आपके साथ विधायक कांग्रेस के या कोई बड़े नेता आने वाले दिनों में भाजपा जा सकते हैं? बहुत जल्द हर 10 दिन में एक इवेंट तैयार करेंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी से जो नाराज विधायक है, जिला पंचायत या तहसील पंचायत के सदस्य है, निगम नगर निगम के जो सदस्य है, उनको जोड़ेंगे। और मुझे भरोसा है कि जिस जनता को सेवा के इस भगीरथ कार्य में जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती, वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अविरत आगे चला रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का अभिमान थे, मोरारजी भाई देसाई गुजरात का स्वाभिमान थे, और नरेंद्र भाई सिर्फ गुजरात का नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व का गौरव है। तो ऐसे समय में इस गौरव के साथ जुड़ना चाहिए। थैंक यू। आप कोई रैली प्लान कर रहे हैं? क्योंकि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को काफी सारा क्रिटिसाइज करते थे, अब आप बीजेपी में जुड़ रहे हैं। सत्ता के सामने जब लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि सत्ता के सामने लड़ते हुए जनहित का काम किया जा सकता है। आप एक एडिटर है तो स्वाभाविक है आप अपने मालिक से ही बात करेंगे, दूसरे चैनल के मालिक से तो बात करने नहीं जाएंगे ना। तो जनता होती है वो सत्ता से बात करती, सत्ता से मांगती है। बेटा होता है वो बाप से मांगता है, पड़ोसन के वहां नहीं जाता। थैंक यू। अब कोई रैली प्लान कर रहे हैं आप लोग बीजेपी में आने के बाद? देखिए, आज कम से कम पूरे प्रदेश से 10-15 हज़ार साथी आएंगे। उसके बाद निश्चित रूप से बड़ी रैली भी करेंगे। उस रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाएंगे। मैंने कहा कि जिस पार्टी में हम जा रहे हैं वहाँ हम शिस्त में मानते हैं, और कांग्रेस में जब थे तब भी हम मानते थे, लेकिन कांग्रेस के नेता शिस्त में मानने की बात तो छोड़िए, वो अपनी पार्टी के नेताओं को काम देने का काम नहीं करते थे। तो मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ जिस काम का हिसाब मुझे मिलेगा उस हिसाब से काम करूंगा। और निश्चित रूप से आपको तो सबसे ज़्यादा पहले पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे कौन सा काम देने वाला है, मुझे क्या जिम्मेवारी मिलने वाली है, वो आपको मेरे पहले पता चलेगा। तो हार्दिक पटेल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि वो बीजेपी में जल्द ही शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे का ये कार्यक्रम है जिसमें CR पाटिल उन्हें शामिल करवाएंगे। इससे पहले उन्होंने अपने घर में पूजा पाठ किया। अब हार्दिक पटेल सूरत रैली से चर्चा में आए थे। सरदार पटेल ग्रुप के बैनर तले निकली इस रैली में 3 लाख से अधिक लोग जुटे थे और यहीं से शुरू हुआ था पाटीदार आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन से चर्चित हुए हार्दिक पटेल के नेता बनने का सफर। गुजरात में साल 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले हार्दिक पटेल और राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। कांग्रेस ने कपिल सिब्बल को भेजकर इस पर चर्चा भी की थी।
कि पाटीदार समाज को किस तरह से संविधान के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि तब तक हार्दिक पटेल खुद को पाटीदार नेता के रूप में स्थापित कर चुके थे, लेकिन वो सक्रिय राजनीति से दूर ही थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हुए और सियासत के नव प्रवेशी हार्दिक को पार्टी ने साल 2020 में सबसे कम उम्र का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस में नंबर 2 का ओहदा मिला तो उनके तेवर बीजेपी के खिलाफ और तलख हो गए थे। हार्दिक पटेल बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रहे और पार्टी के बड़े नेताओं पर भी खुलकर बयानबाजी करते रहे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं को लेकर भी हार्दिक पटेल ने खुलकर हमला बोला। हार्दिक पटेल ने कहा था कि बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें नेता पर लगे कैसे भी दाग धुल जाते हैं। अब हार्दिक पटेल खुद भी बीजेपी की उसी वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। हार्दिक भी शायद यही उम्मीद कर रहे होंगे कि उन पर लगे दाग और कानूनी मामले निपट जाएंगे। इधर बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों के बीच कांग्रेस हार्दिक पटेल पर जमकर बरसी। गुजरात के कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने बुधवार को हार्दिक पटेल पर आरोप लगाया कि वो लगातार बीजेपी के संपर्क में थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में रहते हुए ही हार्दिक पटेल का बीजेपी से ताल्लुक बना हुआ था और वो पार्टी में एक सेलिब्रिटी के अंदाज में काम करते थे। हालांकि हार्दिक पटेल ने 18 मई को कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था और अब आज वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का प्रभारी बन के गुजरात गया और गुजरात में पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूं। इस बीच में हार्दिक पटेल से मेरी मुश्किल से 2 या 3 बार मुलाकात हुई। हमने बहुत कोशिश की कि वो पार्टी के प्रोग्राम्स में आए और पार्टी की मुख्य धारा में रह के काम करें, लेकिन जिस ढंग से वो पार्टी के साथ बर्ताव कर रहे थे उस बात को हाईकमांड भी देख रहा था, हम भी देख रहे थे और उसका नतीजा सामने आया कि उन्होंने 18 मई को पार्टी से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के बारे में अपमानजनक बातें कही। उन्होंने प्रभारी रहने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि उनकी असलियत, उनकी मिलीभगत जो पिछले 6 महीने से लगातार और भी पुरानी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो चल रही थी उसका। कांग्रेस में रहकर बीजेपी पर बरसने वाले हार्दिक पटेल अब फिर से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आनंद सावरिया जी हमारे साथ, नेता बीजेपी से मौजूद हैं। दीपचंद राठौड़ जी नेता कांग्रेस से मौजूद है और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आनंद संवारिया जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। बीजेपी में आज शामिल हो रहे हैं हार्दिक पटेल। वो खुद ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाकर हर नेता के दाग धुल जाते हैं, तो वो भी उसे उम्मीद में आ रहे हैं बीजेपी में। मुस्कान जी देखिए, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड है। इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में जो भी नेता कार्यकर्ता देश को सर्वप्रिय रखते हुए, देखिए हमारा एक ध्येय है कि राष्ट्र सबसे पहले, पार्टी सेकंड नंबर और सेल्फ जो है वो सबसे बाद में। तो ये सब मुद्दे सामने रखते हुए कोई भी नेता या कार्यकर्ता मेरी पार्टी में आता है और इन तीनों चीजों को वो मानता है तो उसका बहुत स्वागत है। हम उनकी जो एक्सपर्टीज है, जो उनकी पॉपुलैरिटी, वो देश सेवा में, देश के उत्थान में, भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में उनकी एक्सपर्टीज को फायदा उठाएंगे। तो ये कहना कि जी जो भी आता है गंगा का धुला हो जाता है बीजेपी में, तो ठीक है। कहावत ऑलमोस्ट जो कहने वाले हैं वो भी ठीक कर रहे हैं कि माँ गंगा में जो नहा लेता है
तो अगर कोई पाप भी किए होंगे, देखिए ये जवान नेता, क्या इतनी यंग पवित्र हो नेता गई है बीजेपी की खुद की जो तुलना है वो माँ गंगा से कर रही है? इतनी पवित्र है क्या बीजेपी? आनंद साहब, जी आप ही से पूछ रही हूँ मैं। मुझसे पूछ, मैं कहना चाह रहा हूँ मुस्कान जी, भारत किसी भी डेमोक्रेसी में कौन पार्टी कितनी स्वच्छ है, कितनी सत्य है, कितनी इसके काम लिए आप माँ करने गंगा वाली से अपनी है। तुलना करेंगे? नहीं, मैं तो देखिए, तुलना मीन्स उसमें उसके पाप धुल जाते हैं। मैं तुलना की बात नहीं कर रहा, आप इसको अन्यथा मत लीजिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे गंगा में जाके देखिए, डेमोक्रेसी में जो भी जनता बताएगी कि कौन पार्टी गंगा तुल्य है और कौन पार्टी कहां खड़ी है, तो भारतवर्ष की जनता ने 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। और यही कारण है जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, अभी मैं प्रभारी को सुन रहा था आपके टीवी के ऊपर, गुजरात के प्रभारी से, कि वो कह रहे थे वो सिर्फ हार्दिक पटेल को तो उल्ट पुल्ट कह सकते हैं, या G23 के कुछ लोग को उल्ट पुल्ट कह सकते हैं, या बर्फ में लगा सकते हैं उनको, लेकिन किसी की भी पार्टी में हिम्मत नहीं है कि वो उनकी हाई कमांड को कुछ कह पाए। अगर हार्दिक पटेल ने ये कह दिया कि अगर राहुल गांधी जी वहां गुजरात में आ रहे हैं, तो कोई भी नेता, जब राष्ट्रीय नेता आता है तो लोकल लीडर्स को लोकल प्रॉब्लम्स उसके नॉलेज में लानी चाहिए, ना कि चिकन सैंडविच या कोक डाइट कोका कोला, ताकि वो जो ठीक है आनंद संवारिया जी, प्रॉब्लम्स। ठीक है। चलिए दीप चंद्र राठौड़ जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सुना आपने आनंद संवारिया जी को। अब लेकिन कांग्रेस के लिए ये मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि हार्दिक पटेल कार्यकारी अध्यक्ष थे और युवा नेता पाटीदार समुदाय के। गुजरात में चुनाव भी अब नजदीक है, इसी साल के अंत में होने वाले हैं। क्या फर्क पड़ेगा इससे? आदरणीय मुस्कान जी, छोटी सी उम्र में बड़ा पद देखकर हार्दिक पटेल को बड़ा मान सम्मान देकर कांग्रेस पार्टी ने उनको जोड़ा था, लेकिन 2022 के अंदर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। मेरा मानना यह है कि जो बीजेपी में आ गया वो हीरा, जो बीजेपी छोड़ गया वो कूड़ा। आज जो आ रहा वो हैवी वेट है। माननीय हमारे कांग्रेस पार्टी संघर्षशील पार्टी है, और जो लोग सत्ता भोगी हैं, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया था, जो मौका परस्त है, अवसरवादी है, जो कायर है, वो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। मुस्कान जी, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बताना चाहूंगा कि कांग्रेस एक भूतपूर्व लड़ाई लड़ रही है, इसके लिए साहस और संबल की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, या जिस तरह की लड़ाई इस देश में खड़ी हुई है, विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन वो लड़ाई शासन के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ एक अलग तरह की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए साहस और संबल की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि लड़ाई पैसों पस में लड़ी जा सकती है। जैसा कि माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था, अगर आप पैसों पस में हैं तो ठीक है, आप चले गए। हमारा उनसे गहरा संबंध रहा, मैं उनके हार्दिक पटेल जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, लेकिन एक आइडियोलॉजी से दूसरी पार्टी में जाना इतना आसान होता है कि हार्दिक पटेल खुद भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाया करते थे, और मोदी सरकार की इन्होंने खुद मोदी जी की कार्यशैली पर, उनके फर्जी वादों पे, उनके जुमलों पर खुद उन्होंने मिट्टी पलित करी। कैसे दांतों तले उंगली चबाकर चले जाते हैं। मेरे लिए मुस्कान जी ये समझना बड़ा मुश्किल है, और कांग्रेस पार्टी ने सभी नेताओं का मान सम्मान बढ़कर दिया, लेकिन ऐसे कई नेता हैं जिनका कद नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने उनको गद्दावर बनाया। गद्दावर बनाने के बावजूद भी उन्होंने क्या करा, पार्टी को छोड़ के चले गए। जैसे ज्योतिराज सिंधिया जी को ले लीजिए, कम उम्र में उनको सांसद बनाया, एक बार नहीं 2 बार सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया। उसके बावजूद क्या हुआ, वो ईडीआई, सीबीआई और इनकम टैक्स के डर से कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। वही हाल हार्दिक पटेल का है, क्योंकि उनको भी अपनी ईडीआई
और सीमेंट से डर था, इसीलिए उन्होंने अपने राजनीतिक उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कई दिनों से वो कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी भारतीय ठीक है। जनता पार्टी से तालमेल रख रहे थे, जिसको पूरा गुजरात जानता है। ठीक है, उपाध्याय साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। हार्दिक पटेल का बीजेपी में शामिल होना गुजरात की राजनीति में किस तरीके के मायने रखता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है मुस्कान। लगभग 20% पाटीदार समाज गुजरात में है और जनसंख्या का 20% अगर किसी पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है तो डेफिनेटली उस पार्टी को मजबूती मिलती है। 2017 में जो बीजेपी का प्रदर्शन था वो अच्छा नहीं रहा। सरकार तो बनाई, तो इस बार केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से चौकन्ना है। इसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि हर महीने गुजरात के लिए प्रधानमंत्री का दौरा लगाया गया है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने अपने हाथ में अभी से लिया हुआ है इलेक्शन को और वो कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप देखेंगे हार्दिक पटेल को लाना, बीजेपी ज्वाइन कराना, ये अभी शुरुआत है। जो बीजेपी की रणनीति है कि जहां जहां बीजेपी कमजोर थी, कांग्रेस मजबूत थी जिन सीटों पर, उन सभी सीटों से बहुत सारे कांग्रेसियों को बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी। और एक बात और है मुस्कान, देखिए पटेल समाज में भी बहुत कम लोगों को गुजरात के अलावा पता है कि 2 तरह के पटेल होते हैं, एक कड़वा पटेल और एक लेहुआ पटेल। जो लेहुआ पटेल है वो सौराष्ट्र, कच्छ, जामनगर, भावनगर इधर निर्णायक भूमिका में रहता है और जो कड़वा पटेल है वो मेहसाणा, अहमदाबाद, कड़ी, कलोल इन एरिया में डिसाइड फैक्टर है। और देखिए दोनों की जो कुल देवी है वो भी अलग है। कड़वा पटेल की कुल देवी उमिया माता है, तो लेहुआ पटेल की घोड़ियार माता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं बंटवारा है और देखिए इसे नकारा नहीं जा सकता कि अब तक 7-8 मुख्यमंत्री गुजरात में पटेल समुदाय के रहे। और रहा पहचान वाली बात, अभी कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, तो देखिए हार्दिक पटेल की पहचान कांग्रेस से नहीं हुई, वो आंदोलन से उपजे नेता है। उन्होंने पाटीदार समाज के लिए संघर्ष किया और पाटीदार समाज में जो युवा वर्ग है वो उनके साथ कनेक्ट करता है। और देखिए कांग्रेस की दिक्कत क्या है मुस्कान, उसे समझना होगा कि कांग्रेस आला कमान न तो नेताओं के साथ कनेक्ट कर पा रही है, कनेक्ट जो वर्ड है ना, और वही हालात जनता के साथ है, न वो जनता के साथ कनेक्ट कर पा रही है। तो किस तरह नेताओं के साथ कनेक्ट हो, किस तरह जनता के साथ कनेक्ट हो, उस पर विशेष मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। अब वो चिंतन शिविर में कितना चिंतन कनेक्ट के ऊपर हुआ मैं नहीं समझता। तो कहीं ना कहीं जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है कांग्रेस का, उसको जो कारण है उन कारणों को चिन्हित करना होगा, ठीक है, और निवारण करना होगा, जिससे कि नेता पार्टी छोड़कर न जाएं, पार्टी के साथ जुड़े रहें, मजबूती से काम करें। और वो जब ही होगा जब आला कमान और नेता दोनों कनेक्ट होंगे। कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वही जो भी जाता है कांग्रेस छोड़ के वो कहता है कि पार्टी आला कमान से मिलना इतना मुश्किल है कि भगवान को मिलना आसान है, लेकिन पार्टी आला कमान को मिलना मुश्किल है।
ठीक है, इस तरह का इसके लिए आकलन कांग्रेस को कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना होगा, मंथन करना होगा। लेकिन कांग्रेस मंथन कर भी चुकी है, उसके बावजूद भी कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। दीपेंद्र राठौड़ जी, अभी जो मंथन हुआ कांग्रेस का, चिंतन शिविर जो लगाया गया, उसी में से हार्दिक पटेल नाराज थे, उसमें उन्होंने शामिल नहीं हुए, वो उसके बाद उन्होंने पार्टी भी छोड़ी और अब वो बीजेपी में जा रहे हैं। असल में मुस्कान जी, जिस तरह भी रघु शर्मा पटवारी है जो गुजरात के, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हार्दिक पटेल जी को चिंतन शिविर का इनवाइट था, वो नहीं गए। कारण ये था कि वो काफी 6-7 महीनों से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे और ये पहले से ही तय हो चुका था कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। देखो, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी पॉलिटिकल इवेंट्स में उनका कोई सहयोग नहीं दिया। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी वो वहां गए नहीं, वो अपने पर्सनल एजेंडे की पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी समझ चुकी थी और जिस बीजेपी से मिली भगत थी। सारे गुजरात को मालूम था कि वो अपने केस सेटल करने में लगे हैं। जब नरेश पटेल की चर्चा होने लगी तो हार्दिक भाई को पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि वो हार्दिक को लगा कहीं ना कहीं उनकी इमेज खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा कारण यह है, देखो, जब किसी एक पाटीदार से 2 उम्मीदवार आ जाते हैं तो किसी ने कहीं ना कहीं दूसरे को खतरा जरूर होता है। ठीक वही हार्दिक पटेल को लगा कि मेरी अब इमेज खत्म हो जाएगी, और वो चाहते भी यही थे कि उन्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर रहने के बावजूद उन पे ईडीआई और सीबीआई का डर लगा रहता था। अगर वो आज सत्ताधारी सरकार में जाएंगे तो उनको पता है कि आने वाले टाइम में इलेक्शन भी लड़ना और अपने ईडीआई और सीबीआई से उनको डर भी नहीं लगेगा, इसलिए इन्होंने ये भी एक विडंबना है उपाध्याय साहब। ये जिस तरीके से जब भी पार्टी के अंदर कोई भीतर नेता होता है तो उसमें उसके ऊपर कोई, मैं आ रही हूँ कांग्रेस पार्टी मौका जब आपके पास वो थे तब उन पर ईडी का कोई आरोप नहीं था, कोई आपकी तरफ से नहीं कहा गया, कोई नहीं कहा गया कि उन पर कार्रवाई की जाए। जैसे ही वो पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टियों में जाते हैं, तो फिर ये बात शुरू हो जाती है कि उनको ईडी का डर था, उनको इसका डर था, उनको इसका डर था। कांग्रेस मंथन क्यों नहीं कर रही है अपने लोगों को रोकने के लिए? बड़े बड़े नेता आपके साथ से जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जब जा रहे हैं तो वो तो आपको मंथन करने की जरूरत है ना। देखिए, कांग्रेस की प्रॉब्लम यही है। जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा उपाध्याय साहब, मैं उसके बाद आनंद साहब के पास जाऊंगी। मैं नहीं समझता हूं कि कनेक्ट करने पर कहीं कोई और डिस्कशन हुआ है या उस तरह का कोई रूपरेखा बनी है, जबकि बड़ा क्लियर है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देखिए, प्रियंका गांधी ने पूरा पसीना बहाया, लेकिन जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, और कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वोट नहीं मिलेगा। चाहे वो नेता है, चाहे वो जनता है, आपको सबके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि नेता पार्टी छोड़कर जाएंगे या जनता वोट नहीं करेगी। बिल्कुल, कनेक्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, मैं आ रही हूँ, लेकिन वो कनेक्ट शब्द ही नहीं आया वहां पूरे चिंतन शिविर में। मैं पढ़ रहा था, किसी ने ये प्रश्न ही नहीं उठाया कि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बाकी सारी बातें हुई, वहां मंथन किया गया, आंदोलन की रूपरेखा बनी, सड़क पर आने की रूपरेखा बनी। तो देखिए, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में सड़क पर खूब संघर्ष किया है और वो दिखा है, लेकिन कनेक्ट क्यों नहीं हुई जनता के साथ, उस पर विशेष विचार करने की जरूरत है। ठीक है उपाध्याय साहब, कांग्रेस को इस पर विचार करने की वाकई जरूरत है। आनंद साहब, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं हार्दिक पटेल, 11 बजे का लगभग समय है। आप राजनीति में किस तरीके के मायने समझते हैं अगर वो आते हैं बीजेपी के पास? तो देखिए मुस्कान जी, मैंने कहा, और इससे पहले कि मैं आपके सवाल पे आता हूं, तो मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे तो उनकी आवाज मुझे टूट टूट के आ रही थी। तो वो ये कह रहे थे कि हमने हार्दिक पटेल को बहुत बड़ा सम्मान दिया। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता या नेताजी को ये कहना चाहता हूं कि हार्दिक पटेल अपनी छोटी सी उम्र में अगर पहचान उन्होंने अपनी बनाई है तो अपने खुद के मेहनत से, अपने खुद के, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक उपाध्याय जी ने बताया कि उनकी पहचान पहले ही बन गई थी, और जब कांग्रेस में आए तो ये कह रहे हमने बहुत सम्मान दिया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस में तो सम्मान 3 आदमियों के छोड़ के किसी को भी नहीं मिलता। अगर वो सम्मान मिलता तो ना कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के जाते, ना सुनील जाखड़ छोड़ के जाते,
ना ये हमारे हार्दिक पटेल जाते। हार्दिक पटेल का पॉलिटिकल लाइफ में अपना एक स्थान है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे 6 महीने से इनके पास प्रूफ थे कि जी वो बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो कहां था आपका हाईकमांड, क्यों नहीं उनको निकाल दिया? देखिए, ये जब आदमी छोड़ के चला जाता है, इसके बाद ये सारे बहाने करने शुरू होते हैं कि इनको वहां पे डर था। तो डर तो ईडी का, आपके दोनों के दोनों हाईकमांड को भी ये सम्मान आ गया है, तो क्या वो बीजेपी में आ जाएंगे? देखिए, ये अनाप शनाप बात करने से कोई फायदा नहीं है। हार्दिक पटेल एक नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, राष्ट्र के भावना से ओतप्रोत है। सम्मान तो हर एक कोई चाहता है। और जब वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, मैंने ओपनिंग में कहा था कि हमारी 18 करोड़ की पार्टी है। जो भी कार्यकर्ता बन के यहाँ आता है उसको उचित मान सम्मान, चाहे वो बूथ का हो चाहे वो समिति का हो, वो सबको पूरा सम्मान ठीक मिलता है। आनंद साहब, तो लौटूंगी मैं एक बार फिर से आपके पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कांग्रेस पर आपने तंज कसा, लेकिन मेरा सवाल आपसे था कि बीजेपी के लिए क्या मायने हो सकते हैं? क्योंकि एक समय था जब अभी जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने सीधे तौर पर जनरल डायर से उनकी तुलना की थी और इस तरीके के जब शब्द बीजेपी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए थे, और आज वही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नहीं मुस्कान जी, देखिए, हमारी पार्टी इतनी परिपक्व पार्टी है। आप तो अमित शाह जी की बात कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह के लक्षण लगाए जाते हैं, और हम लोग पर्सनल आक्षेप पे कोई विश्वास नहीं करते। जो भी आदमी हमारी आइडियोलॉजी मानता हुआ पार्टी में आएगा, हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे के सारे मंत्री एक कार्यकर्ता हैं। और वो कार्यकर्ता, देखिए, डेमोक्रेसी में कार्यकर्ता और नेता का यही काम है कि वो जहां जहां भी अपनी सरकार बना के उस जगह का उत्थान करे। अब हार्दिक पटेल जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उनको जो रिकॉग्नाइजेशन मिली है, उनकी अपनी मेहनत से मिली है। इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा आंदोलन करके अपने जो पाटीदार लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए किया है। तो इस जेल में गए हैं वो कांग्रेस ने उनको कोई भी वो रिकॉग्निशन नहीं दिया। एक कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, और वो जब राहुल गांधी जी से टाइम मांगता है तो उसको टाइम भी नहीं मिलता है। और जब वो कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात के नेताओं को बोलता है कि लोकल प्रॉब्लम तो बताओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी नहीं, तो हमने तो सिर्फ सैंडविच, उनका चिकन की सैंडविच की बात करनी है। तो ये चीजें जो कार्यकर्ता है, वो हमारी पार्टी में ये चिकन गिरियल देखी नहीं जाती। हमारे यहाँ जनता का डेवलपमेंट, हार्दिक पटेल का मैं स्वागत करता हूं, और उनकी जो एक्सपर्टीज है उसको यूज करते हुए, उचित सम्मान देते हुए कार्यकर्ता के रूप में उनको हम गुजरात के डेवलपमेंट के मॉडल में यूज करेंगे। तो वो ऐसे ऐसे डायनामिक लोग, ये तो कांग्रेस जो भी कुछ कीती रहे कि इनको पता था, तो मैं कह रहा पता था तो उनको सस्पेंड कर देते, निकाल देते। अब निकलने के बाद ये बातें करना, तो ये जो इन्होंने थोड़े दिन पहले चिंतन शिविर किया था, वो चिंतन शिविर नहीं था, वो तो एक चिंता शिविर हुआ है। उसके बाद में जो लोग इनको छोड़ के गए हैं, वो चलो मैं क्यों बताऊंगा, ये तो इंडिविजुअल लाइकिंग है कि वो कहाँ जाए। तो इस तरह से करके हमारे लिए बिग असेट्स रहेंगे गुजरात के डेवलपमेंट में, उनका योगदान पूरा का पूरा होगा। ठीक है, उपाध्याय साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास में जाते हैं। उपाध्याय साहब। सांवरिया जी, इस बात की क्या गारंटी है कि वो कल को आपको छोड़ के नहीं चले जाएंगे? नहीं गारंटी उपाध्याय जी, नहीं, देखिए, गारंटी कोई नहीं होती, किसी चीज की भी गारंटी। आज मैं बीजेपी में हूँ, देखिए, ये गारंटी नहीं होती है पब्लिक। आप तो देखिए एक्सपर्ट हैं, पब्लिक लाइफ में कोई ना कोई देव
क्यों हम लोग इज्जत के लिए ही बात करते हैं ना। अगर मैं उपाध्याय जी से मिलना चाहूँ, उपाध्याय जी कहते हैं मैं मिलूंगा नहीं, मैं कॉमन मैन नहीं हूँ, मतलब मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, तो दुख लगता है। बट मैं आपको मेरी पार्टी के बारे में, मैं पिछले 50 साल से इस पार्टी आरएसएस से आके कहता हूँ, मेरे यहाँ मेरा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई भी कार्यकर्ता जब वो दिल्ली में बैठे होते हैं, हमारा ऑफिस खुला रहता है, हमारा वो 10 अकबर के, आप आइए मेरे बीजेपी ऑफिस में, किस तरह से मेरा अध्यक्ष या मेरे कार्यकारी लोग जो हैं सबसे मिलते हैं। और ये देखिए, आपने कहा था कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, अगर इतने सारे वोट मिलते हैं 300, अभी हम 144 सीट के बारे में कनेक्ट, जहां हम लोगों ने कमजोर दिखाई दी है, अब अभी तो इलेक्शन 2024 में है, उनसे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जनता किसी से डरती नहीं है भाई साहब, जनता चाहती है कि मुझे प्यार मिले, मेरी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो वो कनेक्ट करने के लिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो दिल्ली में होते हैं, हर वक्त आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा क्या भीड़ होती है, और सबसे मिलते हैं वो, तो हमारा वो कनेक्ट। ठीक है आनंद साहब, आ रही हूं मैं आपके पास। राठौड़ साहब। अकेले मुस्कान जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी आनंद भाई साहब ने जो बात कही कि किस तरह इन्होंने दांतों तले उंगलियां चबा ली, आज वही हार्दिक पटेल का ये स्वागत कर रहे हैं जो पानी पी पी कर माननीय मोदी जी को गाली दिया करते थे जब इनका मान सम्मान होता था, और आज उन्हीं का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चिंता सीवर करा, तो भाई आज का देश का विषय क्या है? बिल्कुल चिंता हो रही है हमें। आज आपसे देश पूछ रहा है कि रोजगार का समाधान दे दीजिए, उस पर आप एक शब्द नहीं बोलते। देश पूछ रहा है कि समर्थन मूल्य का कानून बना दीजिए, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। देश पूछ रहा है कि आपने जो गलत नोटबंदी की उससे एमएसपी तबाही हो गई, उसका समाधान दे दीजिए, उसके बारे में आप शब्द नहीं बोलते। 2016 के बाद आर्मी में नर्स की भर्ती नहीं निकली, 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं निकली, रुपया डॉलर की तुलना पे कहा जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। आज चर्चा हो रही है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद की। अरे मुस्कान जी, मैं बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, जब भी इस तरह के उन्माद होते हैं तो भारत की संपत्ति या भारत सरकार का कोई ना कोई उपकरण ये बेचने के लिए तैयार रहती है भारतीय जनता पार्टी। और आनंद जी, अभी जिस आप सम्मान की बात कर रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एएनबी चैनल के माध्यम से, आपके लिए तिरंगा बड़ा है कि भगवा? कर्नाटक के अंदर आपके सांसद और मंत्री, उन्होंने क्या कहा, बयान दिया है कि भगवे को राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाए। आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये लड़ाई है हमारी विचारधारा की लड़ाई। आपकी विचारधारा क्या कहती है और हमारी विचारधारा क्या कहती है? आपकी विचारधारा तो ये कहती है, कांग्रेस के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का होना चाहिए, उनके हाथ में, उनकी जेब में पैसा होना चाहिए। और आपकी विचारधारा क्या कहती है? अंडानी अंबानी के आय 100 गुना होनी चाहिए और गरीबों की आय घटनी चाहिए, ये आपकी विचारधारा है। आप अपने कर्नाटक के मंत्री को बर्खास्त करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूँ। और राष्ट्रवाद की बात करते हो, आपके लिए भगवा बड़ा है कि तिरंगा बड़ा है? जी आनंद साहब। नहीं, मैं शायद कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता को सुन नहीं पाया था, लेकिन कुछ मुझे समझ में आया। मैंने आपसे जवाब कहा, कर्नाटक के मंत्री ने भगवा को राष्ट्रीय ध्वज की तुलना करी है। आपके लिए राष्ट्रीय ध्वज बड़ा है कि भगवा बड़ा है? इसके ऊपर आपके किसी भी मंत्री ने सब तक नहीं बोला। चैनल पे एक सवाल खड़ा किया, आज हमने डिस्कशन रखा है, हार्दिक पटेल ने बीजेपी ज्वाइन की, उस बात की, ये आके रुपए की बात करते हैं। मैं आ रही हूँ राठौड़ साहब, अब सुन लीजिए उन्हें एक बार। ठीक है राठौड़ साहब, सुन लीजिए एक बार। विचारधारा से चल रहा है, आज देश के तिरंगे का आप अपमान कर रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ। 10 जून को राज्यसभा का इलेक्शन है, आपके सारे एमएलए को आप एक बस में बंद करके लेके जा रहे हो राजस्थान में। क्या मजबूरी है आपकी कांग्रेस के भाइयों मेरे? आप तो इस वक्त जिस हालात में हो गए, कांग्रेस कभी भी और उनको जाके मुक्त नहीं हुई। नेता है कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के नेता आपकी पार्टी में है। आनंद शर्मा जी, जो आपकी विचारधारा, जो आइडियोलॉजी है, वो कांग्रेस की है। हाई कमांड बेल के ऊपर है। मैं आपसे एक स्पष्ट बात कह रहा हूँ, आज हार्दिक पटेल आपको अच्छे लगने लगे जब आपको मोदी जी को और आपकी पार्टी को गाली देते थे, जब आप उस टाइम उनको आज का स्वागत कर रहे हो। कैसा कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हो आनंद जी? आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हो? आपको
पार्टी में आ जाए तो वो हीरा, जो पार्टी छोड़ दे तो वो कूड़ा। आने वाले टाइम स्टेट में भी काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उपाध्याय जी की बात सुनिए, कनेक्ट करिए, जनता से बात करिए। ठीक है, वो कनेक्ट कर लेंगे आनंद साहब, वो कनेक्ट कर लेंगे। एक सवाल आपसे पूछा उन्होंने, उसका जवाब दे दे एक बार। कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। मुस्कान जी इनके पास मैं आ रही हूँ, राठौर साहब सुन तो लीजिए एक बार उन्हें, बीच बीच में मत बोलिए। ठीक है, मैं सुन रही, पूछ रही हूँ उनसे। राजनीति करनी है। आज इनके नेताओं ने स्पष्ट कह दिया है कि हम भगवा को ही तिरंगा मानेंगे। राठौर साहब आप सुन लीजिए, बार बार बीच में बोलेंगे तो जनता का भी समय खराब होता है इस तरीके से। अचानक रात में क्या आप सुन लीजिए एक बार उन्हें। उनको आपने बदल दिया। जनता, पंजाब की जनता ने समझा कि आनंद आपका साहब, जो आप विचारधारा बात करते हैं, जवाब दे दीजिए एक बार। ठीक है, ये विचारधारा हो गई, एक बार जवाब दे दीजिए। जो विचारधारा का ही सवाल पूछ रहे हैं वो आपसे। बैठाओ, राजस्थान ले जाओ, छत्तीसगढ़ ले जाओ, ताकि 10 तारीख तक वो निकलना। मैंने आपसे क्या पूछा, आप की बातें कर रहे हो। मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा, भगवा बड़ा है कि तिरंगा बड़ा है? आप सीधा इस पे बात करिए ना। पंजाब चले जाते हो, राजस्थान चले जाते हो, छत्तीसगढ़ चले जाते हो, आपके पास जवाब नहीं है सबके लिए। नौकर थोड़ी है, आनंद साहब अपनी आवाज बहुत प्यारी जवाब नहीं है। नहीं लेते हैं तो ये क्रेडेंशियबिलिटी बनाइए, अपने हाईकमांड को कहिए कि जो थोड़ा बहुत लोग बचे हुए हैं। कपिल सिब्बल का क्या था आपका? वो तो 50 साल से आपके कांग्रेस आपको आवाज मिल पा रही है क्या? पूरी की पूरी जिंदगी उन्होंने लगा ली। राम मंदिर के बारे में जितनी एफर्ट रोकने की उन्होंने की, आपके कहने से। तो उनका क्या हुआ? आप अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा आप लोग को छोड़ करके। तो ये बातें सवाल सुनने का समय नहीं है उनके पास, अपनी बातें बताएं। टीवी के ऊपर आते तो जो टॉपिक दिया जाता है एंकर के द्वारा या चैनल के द्वारा, वो मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। ठीक है, चलिए ठीक है राठौर साहब, ठीक है। उपाध्याय साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके की ये चीजें हो रही है, मैं लौटूंगी, संवारिया जी से जवाब लेंगे इस बात का। संपर्क शायद उनसे टूट गया, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरीके से एक सवाल किया है कि भगवा बड़ा या तिरंगा, उपाध्याय साहब कर्नाटक में जो ये चीजें हो रही है इस पर ध्यान है, लेकिन कांग्रेस मंथन नहीं कर रही है। इस पर ध्यान होना चाहिए विपक्ष का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को अपनी ओर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की विडंबना क्या है मुस्कान, मैंने कहा नहीं तो कनेक्ट हो गया। और दूसरा जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, चाहे भूल जाते हैं ये यथार्थ है। ये बीजेपी नहीं थी, उससे पहले भी यथार्थ था और आज भी यथार्थ है। आप आंखें बंद कर लें तो एक अलग बात है। आज भी कश्मीर में कश्मीर पंडितों की टारगेट किलिंग हो रही है। आप दोनों पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, धर्म के आधार पर हो रही है और आप कहते हैं धर्म है ही नहीं। भाई धर्म है नहीं तो क्यों हत्या हो रही है वहां पर? धर्म है, ऐसा उसे नकार नहीं सकते। धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था, तब बीजेपी नहीं थी। और जहां तक भगवा और तिरंगा की बात करते हैं, तिरंगा के सम्मान में भगवा हमेशा खड़ा रहा है। भगवा हमेशा तिरंगा की रक्षा में अपना बलिदान देता रहा है। कोई और रंग बलिदान नहीं। आप अपने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आज हाशिए पर हैं। आप यथार्थ को नहीं मानते। आप टारगेटिंग किलिंग से आंखें बंद कर लें तो आप बंद कर सकते हैं, जनता आंखें बंद नहीं करेगी। और आज भी वही कश्मीरी पंडित, वही कश्मीरी विस्थापित हिंदू आंदोलनरत हैं। न कोई मीडिया दिखा रहा है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी आंसू बहा रही है। इतनी संवेदनशील है पॉलिटिकल पार्टियां। ये कश्मीरी पंडित भी देख रहा है, कश्मीरी विस्थापित भी देख रहे हैं। जबकि बहुत बड़ा कलंक है इस व्यवस्था पर, इस संविधान पर, इस न्यायिक व्यवस्था पर कि अपने ही देश में कश्मीरी पंडित विस्थापित जीवन जी रहे हैं। आप उन्हें जान माल की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। और बात संविधान की करते हैं आप, बात तिरंगे की करेंगे, बात कितने लोग हैं जो वहां जाकर अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं या उनके साथ खड़े हैं? पिछले 2 हफ्ते से वे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया भी नहीं दिखा रहा है।
और जब यथार्थ में एक पिक्चर आई, उसे पिक्चराइज किया गया, तो बहुत सारे लोगों ने उसकी निंदा तो की। और यथार्थ में कश्मीर फाइल आज फिर दोहराया जा रहा है। 1990 के बाद फिर हत्याएं हो रही है, जो चिंता का विषय है। कितनी चिंता है पॉलिटिकल पार्टियों को? तब अपने जश्नों में बिजी हैं, तब अपने अपने इलेक्शन में बिजी हैं, तो क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? ठीक है, ठीक है उपाध्याय साहब, लौटूंगे मैं आपके पास। आनंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी आ रही है जी। कर्नाटक में जिस तरीके से भगवा और तिरंगे की बात की गई है, आपस में तुलना की गई है और ये कहा गया है कि जो भगवा है उसको तिरंगा बना दिया जाए, इस तरीके की एक सवाल पूछा आपने राठौड़ साहब ने आपसे। देखिए, राठौड़ साहब तो ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका कोई सिर और पैर नहीं होता है, क्योंकि उनका सोचने का ढंग तो एक परिवार जो बोलेगा, इनका तो एक ही परिवार है, इनका दीन, वो तो धर्म को भी नहीं मानते। राठौड़ जी तो किसी धर्म को भी नहीं मानते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राठौड़ जो सवाल पूछेंगे, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और जो हमारा भगवा झंडा है, जो हमारे आरएसएस का चिन्ह है या हिंदुत्व का चिन्ह है, तो ये चीजें बिल्कुल अपनी जगह पे सम्मानीय है। इनके लिए तो सम्मान वही है कि जो 10 अकबर रोड से या 10 जनपीठ से जो भी ऑर्डर पास होता है, जो वो कह देते हैं। और इनके राहुल गांधी जी तो जो कुछ बोलते हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष एक राष्ट्र ही नहीं है। देखिए अब क्या करूं, तो अब राठौड़ जी उन्हीं के प्रवक्ता हैं जिनके के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं ये कहना चाहूंगा, वो कहते नहीं है पर असली चलते तो वही हैं। वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष तो एक राष्ट्र ही नहीं है। तो मानिए ऐसे लोगों का जो फॉरेन कंट्री में जाके, वो हिंदुस्तान में नहीं कहेंगे, कोशिश करते हैं कि वो बाहर जा करके और ऐसी बातें करे जिससे हिंदुस्तान की जो इज्जत है वो नीचे आए। तो कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता से तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये ना तिरंगे की रिस्पेक्ट करते, ना भगवा की रिस्पेक्ट करते, ना हिंदुत्व की रिस्पेक्ट करते। इनको तो केन एन परकेन सरकार बनाने की कोशिश चाहिए, लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई है। नहीं आनंद साहब सत्ता में आप हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। नहीं, मैं मान रहा हूँ, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। नहीं उपाध्याय किसकी सरकार है की बात है, जनता पार्टी का जवाब पूछ रहे हो? मैं उससे नकार नहीं रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए जो सुरक्षा आया तो भारत की स्थिति ऐसी थी, तो आपने कौन सा अच्छा काम करा कि हम सारे आप उस पर नहीं बोलोगे। राहुल गांधी जी ने क्या पूछा? राहुल गांधी ने की बात बोली ना कि आप रुपया डॉलर की तुलना पर कहाँ जा रहा है, वो आपसे रोजगार मांग रहा है तो आप उन पर एफआईआर दर्ज करते हो। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको सख्त हिदायत है कि इन लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन जब एक मेजर पॉलिटिकल उपाध्याय जी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी जाकर के पाकिस्तान की बड़ाई कर देता है कि हिंदुस्तान के हालात वो हो रहे हैं जो पाकिस्तान, आज वो डिबेट का मौका नहीं है, तो उससे क्या होता है, उन टेररिस्ट को सह मिल जाती है। आप निश्चिंत रहिए, कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, उनको संभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। खैर कश्मीरी पंडित का ये मुद्दा है नहीं, कश्मीरी पंडितों पर ये मुद्दा नहीं है, बात गुजरात की कर लेते एक बार फिर से। लेकिन ये बात भी जायज है कि आखिर कब तक संतुष्टि करें हम वहां पर? इतना लंबा समय हो गया है जिस तरीके से वहां पर पलायन हुआ, आज तक वहां पर पुनः विस्थापित नहीं हो पाए हैं, पुनः स्थापित नहीं किए गए हैं लोग वहां से। और एक बार फिर से जब अगर कोई लोग जाने लगे हैं तो वापस उनकी हत्याएं शुरू हो गई हैं। इस पर कब तक संतोष कर लिया जाए? खैर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दे पर एक बार फिर से वापस आते हैं। मैं लौटूंगी, फिर कभी इस मुद्दे पर जरूर चर्चा करेंगे। राठौड़ साहब, जब हार्दिक पटेल कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाटीदार समुदाय, जिस तरीके से बताया उपाध्याय साहब ने, 20% वहां पर अपनी भूमिका निभाता है, निर्णायक भूमिका निभाता है। कांग्रेस के लिए अब और कौन सा चेहरा है गुजरात में? आदरणीय मुस्कान जी, हार्दिक पटेल जरूर पाटीदार के नेता थे और उनको उसके पीछे पाटीदार थे, लेकिन जो आज का समय है, मुझे नहीं लगता आज उनके पीछे कोई पाटीदार पीछे खड़ा होगा। कांग्रेस में जब तक थे तब तक उनके पीछे पाटीदार समुदाय था, जैसे कांग्रेस से गए तो अकेले हो गए। नरेश पटेल है, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाएगा कि कितने इनके आगे पीछे हैं।
मुस्कान जी, मैं आपको पूरी मुझे जिम्मेदारी मुझे से ऐसा कहना लगता है गुजरात में चाहूंगा। लगभग 5 विधानसभा चुनाव ऐसे हैं जिसमें बीजेपी जीत रही है। हालांकि पिछले चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रहा, लेकिन पिछले 25 सालों से गुजरात में काबिज है बीजेपी। तो अभी तक तो मुस्कान जवाब जी, दे पाए देखो, नहीं है आप उनको। 25 सालों में तो जवाब दिया नहीं गया आपसे। इनको जवाब कौन दे रहा है? आज जितने भी जनमानस के मुद्दे कौन उठा रहा है मुस्कान जी? कांग्रेस पार्टी उठा रही है, ना कि कोई दूसरी अगर पार्टी उठा अगर रही है। मुद्दे उठा रहे ठीक होते है तो कि फिर जनता विधानसभा के चुनाव अभी जो 5 राज्य में हुए उनके नतीजे कुछ और होते राठौड़ साहब। इनको पता नहीं होगा कांग्रेस से राधे साहब, पाटीदार। अगर सुन लें कांग्रेस सुन पार्टी लें ने सुन लें जनमानस सुन लें के सुन मुद्दे लें उठाए सुन हैं, लें तो आप मुझे बताइए, देखिए, कोई एक पार्टी कांग्रेस हो तो से कांग्रेस का पाटीदार संगठन समाज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी माधव तक है। सिंह सोलंकी के पीरियड से ही नाराज है और वो बीजेपी को वोट करता है। पिछली बार हार्दिक पटेल की वजह से कुछ पटेलों ने आपको वोट किया, इसलिए बीजेपी की हालत पतली हुई थी। लेकिन 100% वोट आपको नहीं मिला था पटेलों का। माधव सिंह सोलंकी, ये जो सोलंकी आपके जो चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी खाम थ्योरी थी, खाम थ्योरी ने पटेल समुदाय का बहुत बड़ा नुकसान किया। उन्होंने पटेलों के खिलाफ अन्य जातियों को इकट्ठा करके आरक्षण का जो एक मुद्दा उठाया था, तो पटेल उसे भूले नहीं है। लेकिन हार्दिक पटेल के आने से कहीं ना कहीं आपको एक राहत मिली थी। अब वो भी अगर जा रहे हैं तो कौन सा दूसरा पाटीदार नेता आपके पास होगा? ये बात अलग है कि हार्दिक पटेल कड़ुआ पटेल हैं और कड़ुआ पटेल 60% है पाटीदार में, 40% लेउआ पटेल है वहां, जो शायद आपको भी नहीं पता होगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की। उपाध्याय जी, जब हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष थे, तो उनके आप मुझे एक भी काम बता दीजिए गुजरात में उन्होंने क्या करा कांग्रेस पार्टी के लिए, तो फिर आपने संगठन के निकाल ही लिए, क्यों आप नहीं दिया बताइए। उन्हें पार्टी से? निकालने क्यों नहीं फेंका पार्टी से? क्यों इंतजार किया कि उनका वो इस्तीफा दे? अभी देखिए, आप बताइए अभी ना, अभी आपने सुनिए इतने राठौड़ बड़े-बड़े साहब, वादे सुनिए। भी गिनाए, जैसे ही वो आपने पार्टी से चले बनाया गए क्यों? हैं, नहीं तो जैसे वो ही वो आपका पार्टी से चले गए हैं तो आपको ये भी दिख रहा है कि थोड़ा उन्होंने कोई बनाया काम था। नहीं किया। अब आपको ये दिख रहा है कि नहीं, वो बीजेपी से संपर्क में कह थे। रहे हो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये इनको सपोर्ट मिला है। नहीं, ये देखो ये चीज है। बनाया आपने था, हमने थोड़ा बनाया था। तो आपने कांग्रेस कैसे पार्टी के बहुत पाटीदारों का साथ नहीं है। उनका आप नरेश जब उनका के बारे में आप किस तरह की जो आलोचना कर रहे हो, हार्दिक पटेल ठीक है राठौड़ साहब, सुन लीजिए अगर कुछ कह रहे हो वो उपाध्याय साहब, दमदार सुन होते लीजिए। तो वो बहुत गायब हुआ। नहीं होते, वो ठीक है। मौका प्रस्त नहीं होते, अवसरवादी नहीं होते, क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए वो? ठीक है। उनको डर था ईडीआई सीबीआई का। अरे तो हिम्मत इतने होती लंबे तो समय कांग्रेस से वो पार्टी में पार्टी रह में के थे, लड़ते। कांग्रेस ने क्या किया? निकाल क्यों नहीं फेंका? कांग्रेस तो कहती है ना कि एक साफ सुथरी पार्टी है, क्यों नहीं निकाल के फेंका आपने उनको? ऐसे नकारा आदमी को आपने बनाया क्यों? अभी अभी कुछ दिन पहले शुरुआती कमेंट था इनका। शुरुआती कमेंट में कह रहे थे कि उनको अगर नेता बनाया, पाटीदार समुदाय का बड़ा नेता बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, और अब कह रहे हैं कि अलग अलग अपनी एक बयान पर तो रहते ही नहीं है कभी कांग्रेस वाले। मुस्कान वो आंदोलन से उपजे नेता है। पाटीदार समाज के लिए बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने किया था और उस आंदोलन पर हिंसा हुई और हिंसा के बाद इनके ऊपर बहुत सारे केस हुए। उसके बाद में वो एक आइकॉन बनकर, एक चेहरा बनकर पाटीदार समाज का उभरे थे। वो कांग्रेस ने नहीं उभारा उन्हें, बीजेपी ने नहीं उभारा, वो उनकी अपनी कार्यशैली थी और पाटीदार समाज ने उन्हें नेता एक्सेप्ट किया था। हुआ क्या था, देखिए, जब वो अपनी बहन का एडमिशन कराने गए तो वहां उन्होंने देखा कि 40% वाले का एडमिशन हो रहा है और मेरी बहन के 80% है, इसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो वहां से उस घटना से आहत हुए। उन्होंने कहा रिजर्वेशन भी हमें भी मिलना चाहिए, और वहां से फिर वो मुखर होकर जनता के बीच में गए और पटेल समुदाय का उन्हें समर्थन मिला और उन्हें नेता माना। बहुत बड़ी रैली उन्होंने की थी और जब आपने देख लिया कि ये नेता है, इसके अंदर दम है, तो आपने अपने साथ रखने की कोशिश की और आपने फिर उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। ये बात अलग है कि आप संभाल के नहीं रख पाए, तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है।
कार्यकारिणी का अध्यक्ष का उनको पद दिया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे एक भी योगदान बता दीजिए ना, उन्होंने क्या करा? राठौड़ साहब, मैं आ रही हूँ उपाध्याय साहब, आ रही हूँ रहे उसके बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठन को कितना मजबूत किया। सुन लीजिए राठौड़ साहब, अब एक तो अपनी आपको तो अपनी आवाज इतनी प्यारी है कि आप किसी और को सुनते ही नहीं है। खुद का एजेंडा चला रखा था उन्होंने। अब सुन लेंगे आप। देखिए, जब आपको उनमें ये क्षमता नहीं दिख रही थी तो आपने क्यों बनाया? नहीं, बना कुछ भी ना कुछ तो अगर आपने दिया है सोच उपाध्याय साहब, बना भी दिया है, तो अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया तो आपने क्यों नहीं निकाल फेंका पार्टी से? आपको पता है कि वो तो पिछले दूसरा- आपको पता है वो पिछले 6 महीने से बीजेपी के संपर्क में थे, क्यों नहीं आपने उनको निकाला पार्टी से? अजीब अजीब बातें करते हैं, दो तरह की बातें करते हैं कांग्रेस हमेशा। निकालना, अगर उनको पहले अगर निकालना होता तो अगर उनको हमें पता था कहीं ना कहीं, देखो कांग्रेस पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक बनाया, यूपी में बनाया, उत्तराखंड में बनाया, पंजाब में बनाया, क्या करा उन्होंने? कुछ नहीं, सिर्फ अरे तो उन्होंने बहुत अपनी लंबा समय हो गया उन चुनावों को राठौड़ साहब। अरे चिंतन शिविर में बुलाया भी नहीं आपने। इंटर सेरेमनी को इनवाइट किया गया था, खुद रघु शर्मा जी ने इनवाइट किया। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो किसी बंदे को जबरदस्ती नहीं उठाया ला सकते उपाध्याय जी। उनका मन था पहले से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन तो करने फिर के आपने लिए, क्यों नहीं और उनको उन्होंने कहा? ट्विटर से आपको तो भी कह देना कांग्रेस चाहिए था ना। पार्टी का लोगों को हटा दिया था। आपको तो 6 कह महीने देना से वो चाहिए था टच कि में आप थे। इस्तीफा दीजिए पद से और जाइए, आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, आपको कह देना चाहिए था। आनंद साहब कुछ कह रहे हैं, आनंद साहब। नहीं, बस मैं तो मुस्कान जी ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार को छोड़ के किसी का भी सम्मान नहीं हो रहा है, और आने वाले समय में भी आप देखिए कि उस पार्टी में वही जो कोटरी उनके चारों तरफ घूम रही है। इनके नेताओं ने जब राज्यसभा नॉमिनेशन है, चलो उनका हेडेक है, उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। कुछ बहुत लोगों ने स्टेटमेंट दिया, तो उनकी तपस्या क्या है कि वो जो एक परिवार है, राठौड़ साहब आप भी तपस्या वो करिए। सम्मान की उम्मीद कांग्रेस में कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ वही लोग कम। जैसे मुस्कान जी कह रही हैं, और मैंने कहा था कि आपने निकाला क्यों नहीं उसको? आप निकाल देते अगर वो बीजेपी के साथ मिल रहा था तो। कोई सम्मान का आज आपका नेशनल टीवी पे देख सांवरिया जी जो रिस्पेक्ट है उन्हें वो जब सिर्फ कांग्रेस सत्ता में थी तो इन सबको कांग्रेस बहुत अच्छी लगती थी, कांग्रेस के आदर्श बहुत अच्छे लगते थे, कांग्रेस की कार्य प्रणाली बहुत अच्छी लगती थी। आज कांग्रेस अगर सेंटर में सत्ता में नहीं है तो तरह तरह के ट्वीट एक्चुअल में आते हैं, तो सत्ता है, आती है जाती रहती है। उपाध्याय जी, ये विचारधारा की बात है, इनकी विचारधारा ही कुर्सी है। राष्ट्र को भूल जाओ, पार्टी को भूल जाओ, अपनी इस विचारधारा को आनंद साहब, सांवरिया जी, राजनीति का गिरता स्तर कहेंगे उपाध्याय साहब। इस विचारधारा को यहाँ की भारत की जनता ने 60 साल आशीर्वाद दिया है कि आप सत्ता की मलाई चाट सकते हैं, वहीं पर ये चले जाते हैं। राजनीति का गिरता स्तर है ये। सत्ता में है तो ये सत्ता के साथ है, कल कांग्रेस में आएंगे, सत्ता में तो कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना। कांग्रेस अपने बड़े बड़े नेताओं को कभी संभाल कर नहीं रख पाई। इतने बड़े बड़े नेता आपके हाथ से धीरे धीरे चले गए, आपके पाले से चले गए, और कांग्रेस क्या कहती है? बड़े बड़े नेता जब जाते हैं तो कांग्रेस एक ही बात कहती है हमेशा, एक रटा रटाया इनका राग जो अलापती है कांग्रेस कि उनको हमने बनाया बड़ा नेता, उनको हमने बनाया, अब वो पार्टी को छोड़कर चले गए क्योंकि वो सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। ये एक रटा रटाया भाषण है। सिंधिया को किसने बनाया? सांसद किसने बनाया? मंत्री किसने बनाया? जनता ने बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया, जनता ने बनाया। कांग्रेस कोई नेता बनाने की फैक्ट्री नहीं है, नेता जनता बनाती है, जनता ने बनाया, उन्हें जो बनाया। जनता का प्यार और आशीर्वाद। यहाँ तो एक परिवार से नेता ठीक है, बनते हैं। चलिए समय की कमी मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पटेल अब कुछ ही समय रह गया जब वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और ये कांग्रेस के लिए गुजरात में सबसे बड़ा झटका है क्योंकि इस बार गुजरात में अंत में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसमें पाटीदार समुदाय का अगर कोई नेता कांग्रेस से गया है तो ये कांग्रेस के लिए कुछ झटके वाली बात है। और देखना होगा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद पाटीदार समुदाय जो है वहां से बीजेपी को कितनी बढ़त मिलती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।